हेलो एवरीवन, वेलकम टू टूरिंग प्रेप। आई एम दिनेश जाखड़। आज हम सोल्व करेंगे गेट 2024 सेट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थ्रेड्स आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, थ्रेड्स कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन कर्नल स्पेस। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये फॉल्स कैसे है? आई थिंक आपको पता होगा कि थ्रेड्स टू टाइप के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, इनका पूरा सिस्टम यूजर के कंट्रोल में होता है और इसमें कर्नल कोई इंटरफेयर नहीं करता है। जब यूजर लेवल थ्रेड्स में कर्नल का कोई इंटरफेयर ही नहीं है, तो यूजर लेवल थ्रेड्स कर्नल स्पेस में कैसे इंप्लीमेंट होंगे? तो यूजर लेवल थ्रेड्स यूजर स्पेस में इंप्लीमेंट होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स कर्नल स्पेस में इंप्लीमेंट होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? थ्रेड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ कर्नल स्पेस एंड यूजर स्पेस। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, each thread has its own file descriptor table for open files। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थ्रेड के पास अपना इंडिविजुअल एफडी टेबल नहीं होता है। एक प्रोसेस में एक ही एफडी टेबल होता है और उस प्रोसेस में जितने भी थ्रेड्स हैं वो उसको शेयर करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज प्रोसेस पी का फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है और प्रोसेस पी में जितने भी थ्रेड्स हैं वो इसको शेयर करेंगे। फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। सपोज प्रोसेस पी में 2 थ्रेड्स हैं, T1 एंड T2, और ये दोनों log डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे। सपोज T1 इसको T2 से पहले ओपन कर रहा है, तो log डॉट टेक्स्ट फाइल इस प्रोसेस में फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को बार बार ओपन करने से बचता है। जब भी कोई फाइल किसी प्रोसेस में फर्स्ट टाइम ओपन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक यूनिक नंबर असाइन करता है। तो log डॉट टेक्स्ट फाइल फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है प्रोसेस पी में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक यूनिक नंबर असाइन करेगा। सपोज इसको असाइन किया 3। इसको बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। और इस फाइल डिस्क्रिप्टर की एंट्री इस टेबल में होगी। नेक्स्ट, जब T2 log डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा, तो log डॉट टेक्स्ट फाइल इस प्रोसेस P में ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो अब इसको ओपन करने में इस टेबल का रेफरेंस यूज होगा, तो ये एक पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। तो एफडी टेबल का यूज क्या है? ये प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के बीच एक लिंक क्रिएट करता है। तो ये एफडी टेबल का यूज है। अब बात करते हैं कि थ्रेड्स के पास अपना इंडिविजुअल एफडी टेबल क्यों नहीं होता है। तो अगर थ्रेड्स के पास अपना इंडिविजुअल एफडी टेबल होगा, तो सिस्टम रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे और थ्रेड्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस में एक ही एफडी टेबल होता है। नेक्स्ट, ऑल द थ्रेड्स बिलोंगिंग टू ए प्रोसेस शेयर ए कॉमन स्टैक। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थ्रेड के पास अपना इंडिविजुअल स्टैक होता है, तो थ्रेड को इंडिविजुअल स्टैक की नीड क्यों होती है? इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज प्रोसेस पी है और इसमें 2 थ्रेड्स हैं, T1 एंड T2। तो आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश होता है, और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक से पॉप हो जाता है। तो T1 जब एग्जीक्यूट होगा, तो इसके जो फंक्शन कॉल से रिलेटेड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं, ये स्टैक में स्टोर होंगे। और जब T2 एग्जीक्यूट होगा, तो इसके भी जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं वो भी स्टैक में स्टोर होंगे। बट प्रोसेस में जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, तो T1 एंड T2 भी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगे। जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्टैक को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थ्रेड्स को इंडिविजुअल स्टैक की नीड होगी, तो T2 को भी एक इंडिविजुअल स्टैक की नीड होगी, और इसमें ये अपने फंक्शन कॉल से रिलेटेड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स स्टोर करेगा। तो थ्रेड्स के पास अपना इंडिविजुअल स्टैक होता है। नेक्स्ट,
थ्रेड्स बिलोंगिंग टू ए प्रोसेस आर बाय डिफॉल्ट नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू कैसे है कि जो थ्रेड्स हैं ये मेमोरी एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, जैसे हीप मेमोरी है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको शेयर करते हैं। तो भी एग्जांपल से समझिए, सपोज प्रोसेस पी है और इसमें 2 थ्रेड्स हैं, T1 एंड T2, और एक ग्लोबल वेरिएबल है काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, और T1 एंड T2 काउंट वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। T1 इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और T2 इसको डिक्रीमेंट कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1। आपने सिंक्रोनाइजेशन में देखा होगा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों काउंट वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। अगर वहाँ पर प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या पूछा है, बाय डिफॉल्ट नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। तो बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं होता है, और यहाँ पर अगर सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो थ्रेड्स हैं प्रोसेस पी में, जो थ्रेड्स हैं T1 एंड T2 ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल। ये कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, ये भी MSQ टाइप और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। नेक्स्ट है रनिंग टू रेडी, रनिंग टू रेडी तो ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, सपोज प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट में है और प्रोसेस यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का यूज हो रहा है, तो प्रोसेस P2 अभी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आया है और P2 की प्रायोरिटी P1 से हाई है। जब P2 की प्रायोरिटी P1 से हाई है तो P1 रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और P2 रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वेटिंग टू रनिंग, वेटिंग टू रनिंग तो ये पॉसिबल नहीं है, वेटिंग से पहले रेडी में जाएगा फिर रनिंग स्टेट में आ सकता है, बट डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रेडी टू वेटिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है, रेडी से रन स्टेट में आएगा और रनिंग स्टेट में आईओ रिक्वेस्ट करके फिर वेटिंग स्टेट में आ सकता है, बट डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रनिंग टू टर्मिनेट, ये पॉसिबल है, जैसे ही प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो प्रोसेस P2 रनिंग स्टेट से टर्मिनेट स्टेट में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, B एंड C, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, consider the following two threads T1 and T2 that update to said variables A and B. Assume that initially A is equal to B is equal to 1. So context switching between threads can happen at any time. Each statement of T1 और T2 is executed atomically without interruption. यहाँ पर टू थ्रेड्स गिवन है T1 एंड T2, ये इनका कोड है, और A और B शेयर्ड वेरिएबल हैं जिनको T1 एंड T2 दोनों शेयर कर रहे हैं, और A और B की इनिशियल वैल्यू 1 है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, तो ये टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको हम नंबर असाइन कर देते हैं। सपोज ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है और ये स्टेटमेंट 4 है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है, सपोज स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट सेकंड एग्जीक्यूट होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होके स्टेटमेंट थर्ड भी एग्जीक्यूट हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यू A एंड B आफ्टर बोथ T1 एंड T2 फिनिश एग्जीक्यूशन। T1 एंड T2 का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद A और B की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशंस गिवन है, ये MSQ टाइप क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं, पहले T1 को एग्जीक्यूट करते हैं फिर उसके बाद T2 को एग्जीक्यूट करते हैं। T1 एंड T2, A की इनिशियल वैल्यू 1 है और B की इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं T1 से। T1 का फर्स्ट स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू A+1, A की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट है T1 का B इज इक्वल टू B+1, B की वैल्यू होगी 2। T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है T2,
T2 B इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू भी हो गई 4। तो यहाँ पर हमें 4 4 का कॉम्बिनेशन मिला है। ऑप्शन ए में 4 4 है, बट ऑप्शन बी में 4 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ऑल कॉम्बिनेशंस गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर भी 4 4 है, ऑप्शन डी में 4 4 नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पहले T2 को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद T1 को एग्जीक्यूट करते हैं। ए की इनिशियल वैल्यू 1 है और बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं T2 से। T2 का फर्स्ट स्टेटमेंट है बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू होगी 2। T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है T1 का फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू भी होगी 3। यहाँ पर 3 3 का कॉम्बिनेशन, हमें 3 3 का कॉम्बिनेशन मिला, तो यहाँ पर 3 3 का पॉसिबल है, बट यहाँ पर 3 3 है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर सम होता और क्वेश्चन टाइप MSQ होता। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो जैसे हमें 4 4 का कॉम्बिनेशन मिला, तो हमने पहले क्या किया था कि जैसे हमें 4 4 का कॉम्बिनेशन मिला, तो हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया था। बट अब हम जैसे हमें 4 4 का कॉम्बिनेशन मिला, तो हम डायरेक्टली इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अब हमें जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल वो सारे बनाने पड़ेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि या तो स्टार्टिंग होगी 1 से या फिर स्टार्टिंग होगी थर्ड स्टेटमेंट से। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट या तो थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गए, या फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। हमारे पास 2 ऑप्शंस है। नेक्स्ट सपोज फर्स्ट के बाद सेकंड हुआ, फर्स्ट के बाद सेकंड हुआ, तो फिर थर्ड होगा और फिर फोर्थ होगा। फर्स्ट के बाद अगर थर्ड हुआ, फर्स्ट के बाद थर्ड हुआ, तो फिर सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, बचा कौन सा? फोर्थ। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेकंड बचा। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल ये 3 कॉम्बिनेशन है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट से। अगर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो नेक्स्ट फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। सपोज थर्ड के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। या तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर फोर्थ होगा। थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बचा कौन सा? फोर्थ। थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, तो सेकंड बचा। थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, तो फिर फर्स्ट होगा और सेकंड होगा। तो हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन है। इनको 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ए की इनिशियल वैल्यू 1 और बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू होगी 4 4। तो यहाँ पर 4 4 का कॉम्बिनेशन मिला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ए की इनिशियल वैल्यू 1 और बी की इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट
थर्ड है बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पर 4 3 का कॉम्बिनेशन मिला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ए की इनिशियल वैल्यू 1 है, बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू है 2। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट है सेकेंड, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 3। फिर से हमें 4 3 का कॉम्बिनेशन मिला है। नेक्स्ट अब इनको ट्राई करते हैं। ए की इनिशियल वैल्यू 1 है, बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट से। थर्ड है बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है फर्स्ट, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई फिर 4। तो यहाँ पर फिर से हमें 4 और 3 का कॉम्बिनेशन मिला है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए की इनिशियल वैल्यू 1 है और बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं थर्ड से। बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 3। इससे हमें 4 3 का कॉम्बिनेशन मिला है। नेक्स्ट ए की इनिशियल वैल्यू 1 है, बी की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। स्टार्ट करते हैं थर्ड से। बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 की भी वैल्यू हो गई 3। हमें 3 3 का कॉम्बिनेशन मिला। अब जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो हमारे सामने है, तो ये एक प्रॉपर वे इसको सोल्व करने का। अब हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए 2 2 ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, 2 3 का भी नहीं है, 3 4 का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, 4 4 का है बट 4 3 का भी है बट 3 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 3 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 3 का पॉसिबल है, 3 3 का भी पॉसिबल है। तो ये भी सारे रॉन्ग है और ये करेक्ट है, इसमें सारे पॉसिबल हैं। तो एक प्रॉपर मेथड है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। Consider the following code snippet using the fork and wait system calls. Assume that the code compiles and run correctly and that the system call run successfully without any errors. ये कोड गिवन है और हमें बताना है कि टोटल प्रिंट स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये कोड मैंने ऊपर से कॉपी किया है। क्वेश्चन टाइप NAT और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 3। नेक्स्ट while x ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट फोर्क, तो फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, ये एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करता है जिसको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो इसकी एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट होगी और इसको नेम देते हैं चाइल्ड 1 प्रोसेस और ये पेरेंट प्रोसेस है। तो चाइल्ड 1 पेरेंट प्रोसेस की कॉपी है और ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें फोर्क तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट, तो ये हेलो प्रिंट करेगा और इसका भी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें ओनली कोड ही कॉपी नहीं हुआ है, इसमें जो रन टाइम मेमोरी है वो भी कॉपी हो गया है। तो इसमें जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है जो पेरेंट प्रोसेस में थी वही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चाइल्ड प्रोसेस में है, क्योंकि जो
मेमोरी है वो कॉपी हो गया है, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो इसमें भी हेलो प्रिंट होगा और ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेट नल। तो वेट नल क्या करता है कि ये पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी के लिए पॉज कर देगा और ये चाइल्ड वन प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करेगा। जब चाइल्ड वन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। तो पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी के लिए पॉज हो गया और चाइल्ड वन प्रोसेस में वेट नल होगा, तो इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस अभी है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो C1 की एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट होगी। तो नेम देते हैं चाइल्ड 2 प्रोसेस। इसका एग्जीक्यूशन भी प्रिंट से स्टार्ट होगा और इसमें भी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट है, तो ये भी हेलो प्रिंट करेगा और इसमें भी हेलो प्रिंट होगा। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेट नल, तो ये C2 का वेट करेगा और इसका एग्जीक्यूशन C1 का एग्जीक्यूशन अभी के लिए पॉज हो जाएगा। C2 का वेट नल होगा तो इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं, तो ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो फिर से फोक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो C2 की एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी। तो नेम देते हैं चाइल्ड 3 प्रोसेस। अब एग्जीक्यूशन प्रिंट से स्टार्ट होगा, तो ये भी हेलो प्रिंट करेगा और ये भी हेलो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वेट नल, तो ये C3 के कंप्लीट होने का वेट करेगा C2 और C2 का एग्जीक्यूशन अभी के लिए पॉज हो जाएगा। C3 का नेक्स्ट है वेट नल, तो इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो C3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही C3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, C2 का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्स माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो C2 का जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, C1 का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्स माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू होगी 1, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी ट्रू है, तो नेक्स्ट फॉर, तो फिर से C1 का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। इसको नेम देते हैं C4। इसमें प्रिंट से एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा, तो ये हेलो प्रिंट करेगा और इसमें भी एक हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट है वेट नल, तो ये C4 के कंप्लीट होने का वेट करेगा और इसमें वेट नल, तो इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो C4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। वापिस C1 में आते हैं, C1 का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो C1 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। वापिस आते हैं पेरेंट प्रोसेस में, तो पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी पॉज है, तो जैसे ही C1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तो पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू होगी 2, 2 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से फोक, तो इसका एक चाइल्ड प्रोसेस और क्रिएट होगा। प्रोजेक्ट चाइल्ड प्रोसेस 5 है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट, ये हेलो प्रिंट करेगा और इसमें भी हेलो प्रिंट होगा और इसमें जब वेट नल एग्जीक्यूट होगा, तो C5 के कंप्लीट होने का वेट करेगा और इसमें वेट नल एग्जीक्यूट होगा, तो इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। एक्स माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट
1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, फोर्क ये फिर से एग्जीक्यूट होगा तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी, E5 की चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी। सपोज ये चाइल्ड प्रोसेस 6 है, इसमें हेलो प्रिंट होगा और इसमें भी हेलो प्रिंट होगा, और इसमें जब वेट नल एग्जीक्यूट होगा तो ये C6 के कंप्लीट होने का वेट करेगा। वापस आते हैं C6 में, C6 का वेट नल होगा तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो नेक्स्ट है x माइनस माइनस, x की वैल्यू होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो C6 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। वापस आते हैं C5 में, C5 का नेक्स्ट स्टेटमेंट है x माइनस माइनस, इसकी वैल्यू होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0, तो इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया। तो वापस आते हैं पेरेंट प्रोसेस में, पेरेंट प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेटमेंट है x माइनस माइनस, इसकी वैल्यू होगी 1, नेक्स्ट 1 ग्रेटर देन 0, एक अभी कंडीशन ट्रू है, फिर से पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। ये चाइल्ड प्रोसेस 7 है, तो इसमें इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा और इसमें भी एक हेलो प्रिंट होगा। नेक्स्ट वेट नल, इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है नहीं, x माइनस माइनस, x की वैल्यू होगी 0, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। वापस आते हैं पेरेंट प्रोसेस में, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है x माइनस माइनस, x की वैल्यू होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। कितने हेलो हैं उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 टाइम हेलो प्रिंट हुआ है, 14 इसका आंसर है। इसका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, consider a memory management system that uses a page size of 2 kilobyte. Assume that both the physical and virtual addresses start from 0. Assume that the pages 0 1 2 and 3 are stored in the page frames 1 3 2 and 0 respectively. The physical address decimal format में given है, corresponding to the virtual address 2500 in decimal format is, तो यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस गिवन है डेसिमल फॉर्मेट में 2500, और इसको हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में, तो इसको सोल्व करते हैं। तो एनएटी टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस पेजेस में डिवाइड होता है, तो ये पेज नंबर 0 है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, एंड सो ऑन। ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, फिजिकल एड्रेस स्पेस फ्रेम्स में डिवाइड होता है, ये फ्रेम नंबर 0 है, ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है, ये फ्रेम नंबर 3 है, एंड सो ऑन। ये पेज टेबल है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 0 कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 में स्टोर है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 में स्टोर है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 में स्टोर है। नेक्स्ट पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है। नेक्स्ट पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 2 में स्टोर है, पेज नंबर 2
फ्रेम नंबर 2 में स्टोर है। नेक्स्ट फ्रेम नंबर 3 सॉरी पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 0 में स्टोर है। पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 0 में स्टोर है। इनकी एंट्री पेज टेबल में करते हैं। तो पेज नंबर 0 कहाँ स्टोर है? पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 में, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 में, पेज नंबर 2 पेज फ्रेम नंबर 2 में, पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 0 में। तो पेज टेबल का यूज़ हम वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो सीपीयू क्या जनरेट करता है? सीपीयू वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है। तो वर्चुअल एड्रेस हमें गिवन है, लेकिन ये डेसिमल फॉर्मेट में, इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सीपीयू क्या जनरेट करता है? वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है पेज ऑफसेट और एक पेज नंबर। पेज ऑफसेट, सेकेंड पार्ट है पेज नंबर। तो यहाँ पर हमें वर्चुअल एड्रेस क्या गिवन है? 2500, बट ये डेसिमल फॉर्मेट में, तो इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1001 1100 0100। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में है। अब पेज ऑफसेट है, इसकी साइज कितनी है? तो यहाँ पर पेज साइज कितनी है? 2 किलोबाइट। पेज साइज कितनी है? 2 किलोबाइट। पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा? पेज ऑफसेट इज इक्वल टू log बेस टू पेज साइज, log बेस टू द पावर 11, ये हो जाएगा 11 बिट। तो जो ये वर्चुअल एड्रेस है इसका 11 बिट है, ये पेज ऑफसेट में जाएंगे। जो LSB साइड की जो बिट्स हैं ये पेज ऑफसेट में जाएंगी। तो ये है 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, और जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर ओनली 1 बिट है, तो ये पेज नंबर में जाएगा, पेज नंबर 1। अब इसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर है? पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है, फ्रेम नंबर 3 में। तो ये फिजिकल एड्रेस है। तो इसमें जो पेज ऑफसेट का पार्ट है वो तो कॉपी हो जाएगा एज इट इज। ये है 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। और पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर है? फ्रेम नंबर 3 में, फ्रेम नंबर 3। तो ये फिजिकल एड्रेस हो गया, बट ये बाइनरी फॉर्मेट में, हमें डेसिमल फॉर्मेट में आंसर देना है, तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6596। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है? 6596।